वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट चैप्टर देखेंगे एमसीक्यू का, और इसके बाद हम लोग मेडिकल हिस्ट्री में चले जाएंगे। इसका रिवीजन है, एक छोटा सा रिवीजन है, एमसीक्यू करेंगे हम लोग। आप इसके बाद देख सकते हैं 50 क्वेश्चंस का सीरीज है एमसीक्यू का। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू का 3 महीने सीरीज लगा, तो टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। अब वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस वाज ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंदो घोष या फिर ऑप्शन डी बिपिन पाल। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का पहला प्रस्तावक था। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अरविंदो घोष या फिर ऑप्शन डी आपका बिपिन पाल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अरविंदो घोष। अगर अरविंदो घोष की बात की जाए, अगर कांग्रेस में सबसे पहले बात की जाए, कांग्रेस आपको पता है कि दो ग्रुप में डिवाइडेड था। कांग्रेस में एक ग्रुप था आपका मॉडरेट और एक ग्रुप था आपका रेवोल्यूशनरी। मॉडरेट मतलब नरम दल नेता और रेवोल्यूशन मतलब गरम दल नेता। मॉडरेट लीडर जो चाहते थे बातचीत करके ब्रिटिश को इंडिया से हटाया जाए, और रेवोल्यूशनरी नेता थे जो चाहते थे कि लाभ मारकर हटाया जाए। तो अगर रेवोल्यूशन नेता की बात करें तो उस टाइम पे जब गांधी जी का टाइम चल रहा था, मोहनदास करमचंद गांधी का, तब 3 मेन हिस्सा थे। अगर बात की जाए तो फिर उनको कहा जाता है लाल, पाल और बाल। जितने इंडिया में रेवोल्यूशनरी से वो इन तीनों को अपना गुरुदेव मानते थे। तो लाल से मतलब है लाला लाजपत राय, पाल से है बिपिन चंद्र पाल और बाल से है बाल गंगाधर तिलक। बिपिन चंद्र पाल के स्टूडेंट थे आपके अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष हमेशा से कहा है उन्होंने इंडिया को रेवोल्यूशनरी तरीके से आगे बढ़ना होगा और रेवोल्यूशनरी तरीके से उनको ये छीन के लेना होगा, जो आज़ादी है वो ब्रिटिशर्स से छीन के लेना होगा। तो जो पैसिव रेजिस्टेंस का है वो दिया था आपके अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष की और एक चीज़ है जो उन्होंने कांग्रेस को बोला था, कांग्रेस है बेगिंग इंस्टीट्यूट। तो आप समझ रहे हैं। अब अगर मोहनदास करमचंद गांधी का देखेंगे कि वो कैसे ब्रिटिशर से बात करते थे, वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ मांगते थे और नॉन वायलेंस तरीके से उम्मीद करते थे वो चीज़ ब्रिटिशर्स उनको दे भी दे। इसलिए उन्होंने कहा था कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट। तो उस टाइम पे कांग्रेस का अगर फेस देखा जाए तो कांग्रेस का फेस था मोहनदास करमचंद गांधी। तो उन्होंने कांग्रेस के बारे में ये भी कहा था न्यू लैम्प्स ओल्ड। ये चीज भी कहा था। न्यू लैम्प्स आप समझ रहे हैं कि रेवोल्यूशनरिस्ट को कह रहे हैं, यहाँ पर ओल्ड मतलब कांग्रेस की पुरानी जो नीति है, पुराने तौर तरीके से चल रही है, उसको अरविंदो घोष हटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये लिखा था न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन 1946 देयर वाज अ मीटिंग ऑफ इंडियन नेवल डेटिंग एक्ट। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे या फिर ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। 1946 में भारतीय नौसेना की एक बैठक हुई थी। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे या फिर ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। इंडियन नेवल डेटिंग्स की बात की जाए तो फिर हुआ था आपका इंडियन नेवल म्यूटिनी। जो इंडियन नेवल म्यूटिनी हुआ था ये मेनली आपका हुआ था सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनए का आर्मी स्टैंड अप करवाया था। आईएनए के आर्मी के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ था, इसके लिए ये इंडियन नेशनल म्यूटिनी स्टार्ट हुआ, इंडियन नेवल म्यूटिनी स्टार्ट हुआ था। जितने सोल्जर्स थे उन्होंने ज्यादा फील किया था आईएनए आर्मी के लोगों के लिए, और उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसके लिए ये स्टार्ट हुआ था। ये जब स्टार्ट हुआ था तब इक्वल पेमेंट और इक्वल तरीके से बिहेवियर के लिए भी स्टार्ट हो गया ये चीज, और लोग इससे आस्ते आस्ते ऐड होने लगे। इस चीज को हटाने के लिए या इस चीज को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे मदद मांगा था। तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज अगर देखा जाए तो वहां पर 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज थे। एक थे आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा था आपका कांग्रेस और तीसरा था आपका मुस्लिम लीग। अगर इसको देखा जाए, ये जो इंडियन नेवी म्यूटिनी हुआ था इसमें सिर्फ आपके कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका सपोर्ट किया था। बाकी अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बात की जाए तो दोनों इसके अगेंस्ट गए थे। मुस्लिम लीग इसलिए अगेंस्ट गए थे कि आप ज्यादातर जो चीज देखेंगे मुस्लिम लीग ने हर वक्त सपोर्ट किया है आपके ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस के खिलाफ जो भी चाहता था मुस्लिम लीग उसको सपोर्ट करती थी। अब अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने इसे मेनली इसलिए सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस को फिर से वापस ला रहा था। ये इंडियन नेवल जो म्यूटिनी हो रहा था, मैंने पहले बताया था, ये इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि आईएनए जो कि सुभाष चंद्र बोस की आर्मी बनाए थे उसके सपोर्ट में ये स्टार्ट हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस की याद हटाने के लिए ये म्यूटिनी को कांग्रेस ने पूरे तरीके से बोला था कि वो सपोर्ट नहीं करता। और इसके लिए मेनली आपके जो वल्लभ भाई पटेल है वो गए थे आपके बॉम्बे में, और यहाँ पर जो म्यूटिनी कर रहे थे उनको समझाने के लिए, इनको ये बोलने के लिए कि कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करे और वो जो भी काम करे ये म्यूटिनी वो बहुत ही गलत काम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो त्रिपुरी की इलेक्शन में आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा, कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप में ये सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत गए थे, और उनको इलेक्शन में हटाने के लिए आपके वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ था। हम लोग यूजुअली जो पढ़ते हैं हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी को बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू को, और मेनली बहुत बड़ा हाथ था आपके वल्लभ भाई पटेल का आपके सुभाष चंद्र बोस को हटाने में। इसका डिटेल्स मैंने सुभाष चंद्र बोस वाले चैप्टर में बता दिया था, और ऊपर मैं लिंक भी दे दूंगा उस चैप्टर के लिए, आप वहां से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में जाएंगे। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट द सोल्जर्स ऑफ गाड़ेवाल रेजिमेंट रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन द अनआर्म्ड क्राउड्स एट ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी पेशवा या फिर ऑप्शन डी अल्मोड़ा। सविनय अफजा आंदोलन के दौरान गढ़ेवाल रेजिमेंट के सैनिक ने निहत्थे भीड़ पर गोला चलाने से इनकार कर दिया। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी पेशवार, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। इसका सही आंसर होगा आपका पेशवार। पेशवार में अनार्म जो क्राउड था उसके ऊपर गोली चलाने से इंडियन आर्मी ने मना कर दिया था। तो अगर सिविल डिसोबीडियंस की बात की जाए, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया था तो मोहनदास करमचंद गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी ने ब्रिटिशर्स के सामने 11 डिमांड्स रखे थे, अब ब्रिटिशर्स ने इनमें से एक भी फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उन्होंने किया था डांडी मार्च। डांडी मार्च जो उन्होंने किया था अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स की बात की जाए तो जो सॉल्ट होता है उसमें ब्रिटिशर्स ने ये नियम बनाया था कि कोई भी इंडियन जो है वो सॉल्ट नहीं बना सकता, और सॉल्ट के ऊपर बहुत एक हेवी टैक्स लगाते थे वो, ताकि ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा फायदा हो। ये दूसरे कोई भी कमोडिटी पे अगर टैक्स लगाते तो कोई सामान कोई आदमी यूज कर सकता है, कोई नहीं भी यूज कर सकता है, पर नमक तो सभी यूज करते हैं, इसलिए सॉल्ट पे एक हेवी टैक्स लगा दिया गया था।
इसके बाद आपके महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने स्टार्ट किया था दांडी मार्च। दांडी मार्च जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो किया था आपके साबरमती आश्रम से वो गए थे आपके दांडी में, और दांडी में उन्होंने सॉल्ट उठा के फिर सॉल्ट बनाया था, और वहीं से स्टार्ट हुआ था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिपोर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1910। बंगाल की विभाजन वितरित ब्रिटिश सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1910। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1911। अगर बंगाल डिवीजन की बात की जाए तो फिर बंगाल डिवीजन हुआ था आपके 1905 में, और ये बंगाल डिवीजन किया था आपके लॉर्ड कर्जन ने। इस टाइम पे मैंने बोला था कि कांग्रेस में दो डिवीजन थे, एक थे आपके मॉडरेट लीडर और एक थे आपके रेवोल्यूशन लीडर्स। ये जो मॉडरेट लीडर्स और रेवोल्यूशन लीडर्स था, ये बंगाल के डिवीजन के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया था इनमें डिफरेंस, कि रेवोल्यूशन लीडर्स ये बोल रहे थे कि अगर ब्रिटिश इतनी आपकी बात सुनती तो फिर बंगाल का डिवीजन क्यों करती, ब्रिटिश आपकी इतनी तक बात सुनती है जहां तक उनके लिए फायदा होता है, मतलब उनके लिए जब तक नुकसान नहीं होता तभी वो लोग मॉडरेट लीडर्स की बात सुनते हैं। तो 1906 में अगर देखा जाए, फिर 1906 में आपका सूरत में सेशन हुआ था, कांग्रेस का जो सेशन हुआ था। मॉडरेट के जो लीडर्स है वो चाहते थे आपके रास बिहारी घोष को लीडर बनाना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए कि रास बिहारी बोस नहीं, ये है रास बिहारी घोष। मॉडरेट लीडर्स चाहते थे रास बिहारी घोष को लीडर बनाना, कि वो भी एक मॉडरेट लीडर ही थे, और जो रेवोल्यूशन लीडर्स थे वो चाहते थे आपके लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाना कांग्रेस का। तो इसके लिए दोनों पार्टी के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। और अगर रेवोल्यूशनरी पार्टी की बात की जाए, जो रेवोल्यूशनरी लोग थे जो लाला लाजपत राय को चाहते थे, उनमें से मेन थे आपके अरविंदो घोष और आपके बाल गंगाधर तिलक। ये दोनों मेन लीडर्स थे जो स्पीयरहेड कर रहे थे और चाहते थे कि लाला लाजपत राय लीडर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए कांग्रेस के। पर दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था और आखिर में डिवीजन हो गया था। एक आपका मॉडरेट विंग हो गया था और एक आपका हो गया था रेवोल्यूशनरी विंग। तो उसके बाद बात करें 1911 में ये क्यों रद्द किया गया था। जो 1911 में ये बंगाल डिवीजन हटा दिया गया था, ये मत सोचिए कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश जो चाहती थी बंगाल का या फिर इंडिया का भला करना इसलिए हटाया था। 1911 में जिसने हटाया था उनका नाम था आपका लॉर्ड हार्डिंग्स। पहले समझ से बंगाल का डिवीजन हुआ क्यों था। बंगाल का जो डिवीजन हुआ था वो पहला इस कारण से हुआ था क्योंकि उस टाइम पे उनके कैपिटल कलकत्ता में था। कलकत्ता में कैपिटल उनका रहने के कारण और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इतना ज्यादा होने के कारण कलकत्ता में उनका काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए उन्होंने कलकत्ता को जो रेवोल्यूशन है उसको कम करने के लिए उन्होंने बंगाल को बीच में से डिवाइड कर दिया, ताकि ज्यादातर रेवोल्यूशन इस कलकत्ता ना आ पाए तो उनको आने में मुश्किल हो। सेकंड जो कारण है वो आपका डिवाइड एंड रूल करने के लिए। जैसा आपको पता ही है जो उन्होंने किया था बंगाल का डिवीजन वो धर्म के आधार पर किया था। एक तरफ उन्होंने हिंदू को भेज दिया था, दूसरी तरफ मुस्लिम को। इस डिवीजन को और भी बड़ा करने के लिए 1906 में उन्होंने बनाया था आपका मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन हुआ था वो मेनली आपके ब्रिटिशर्स ने हेल्प किया था। और मुस्लिम लीग का आपको पता ही है कि इंडिया को डिवाइड रखने में और ब्रिटिशर्स को आगे बढ़ने में कितना हेल्प किया। तो ये डिवाइड एंड रूल का जो ब्रिटिशर्स का पॉलिसी था वो इंप्लीमेंट करने के लिए ये किया गया था। बाद में 1911 में उनको अंडर प्रेशर ये हटाना पड़ा था क्योंकि बंगाल में चल रहा था आपका स्वदेशी मूवमेंट। अब जो ये स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसमें जो भी ब्रिटिश के सामान आते थे उन्हें जला दिया जाता था या फिर उनको कोई भी खरीदता नहीं था या फिर यूज नहीं करता था। इसके लिए ब्रिटिशर्स को काफी सारा लॉस हो जा रहा था और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया इसको हटा देने के लिए और स्वदेशी मूवमेंट रोकने के लिए। अब जो दो प्रॉब्लम्स है उनको उन्होंने कैसे सॉल्व किया, पहले हम लोग देखते हैं कैपिटल वाला प्रॉब्लम उन्होंने कैसे सॉल्व किया। कैपिटल उन्होंने शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। अभी अगर बात करें तो फिर कोलकाता से दिल्ली जाना कोई बात नहीं है, आप ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं या बाय रोड भी जा सकते हैं। और पहले के दिन में दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली जाना काफी ज्यादा मुश्किल होता था और ब्रिटिशर्स ने अपना कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट करके अपने लिए एक सेफ जगह सर्च कर लिया था। दूसरा अगर देखा जाए डिवाइड एंड रूल, जब उन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों के एक साथ ला दिया था तब उनका जो डिवाइड एंड रूल था वो अलग तरीके से उन्होंने डिसाइड किया था। बंगाल को पूरा एक करने के बाद उन्होंने अलग तरीके से डिवाइड किया, एक तरफ कर दिया उन्होंने बिहार और दूसरी तरफ कर दिया आपका बंगाल। अभी भी इलेक्शंस में आप ये चीज देखेंगे कि कौन कौन बंगाल के हैं और कौन कौन बहिरागत है, मतलब बंगाल के बाहर है या फिर बिहारी है। तो उन्होंने दूसरा डिवीजन स्टार्ट कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो फिर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग्स ने डिवीजन कैंसिल कर दिया था। इज नोन एज मास्टर दा। ऑप्शन ए पुलन बिहारी घोष, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन सी राज बिहारी घोष या फिर ऑप्शन डी जतींद्रनाथ बनर्जी। मास्टर दा के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन ए पुलन बिहारी घोष, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन सी राज बिहारी घोष या फिर ऑप्शन डी ज्योतिर्नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सूर्य सेन। सूर्य सेन की अगर बात की जाए तो फिर वो एक स्कूल के टीचर थे। जब वो एक स्कूल के टीचर थे उन्होंने ये सब पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने कितना ज्यादा इंडियंस पर अत्याचार किया है। तो उन्होंने क्या किया था, जितने स्टूडेंट्स है और आसपास के पढ़ाई के जितने यूथ है उनको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया कि ब्रिटिश के खिलाफ उनको लड़ाई करना है। उसके लिए उन्होंने जो एरिया डिसाइड किया था वो है चिटागोंग। चिटागोंग में वो रहते थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि चिटागोंग के आसपास जो है रेलवे ट्रैक्स या फिर टेलीग्राम लाइन ये सब हटा देंगे और ब्रिटिशर्स से कलकत्ता से जो कनेक्शन है, कलकत्ता में ज्यादातर आपके ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिशर्स से जो कनेक्शन है उसका कनेक्शन वो चिटागोंग से हटा देंगे। तो यही काम उन्होंने किया था और चिटागोंग में जितने पुलिस स्टेशन है या फिर आर्मरी है जहाँ पर बंदूक गोला बारूद ब्रिटिशर्स रखते थे उनको लूट किया था। तो ये चिटागोंग का लूट करने के बाद उन्होंने चिटागोंग के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इंडिया का फ्लैग भी चढ़ाया था। पर ये कंट्रोल ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और ब्रिटिशर्स ने फिर आके चिटागोंग पे कब्जा कर लिया। इसके बाद मास्टर द सूचो सेन को गांव में जाके छुपना पड़ा था ब्रिटिशर्स से। वो आपके करीब 3 साल तक ब्रिटिशर्स से छुपे थे। तो इस टाइम पे मैं बता दूं कि अभी का जो बांग्लादेश है वहाँ पर है आपका चिटागोंग। तो वहाँ पर आपको पता है कि मुस्लिम लीग आपका 1906 में बन गया था। हिंदू और मुस्लिम के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया था। पर जो मास्टर द सूचो सेन छुपे हुए थे जिस गाँव में उसमें आपकी मेजोरिटी मुस्लिम्स थे और मुस्लिम्स के ऊपर ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा अत्याचार किया, उनके बच्चे भी छीन लिए, उनके ऊपर प्रेशर दिया, उनको लालच दिया और उन्होंने कभी भी सूचो सेन के बारे में उनको नहीं बताया था। और बाद में सूचो सेन के एक दोस्त ने उनको धोखा दे दिया था और पुलिस को उनके बारे में बता दिया था। उनके बारे में बताने के बाद उनके जो दोस्त थे उनका नाम था आपका नेत्र सेन।
उनको पकड़ के कालीबाड़ी में ले जाके फिर गला काट दिया गया था। अगर सूर्य सेन की बात की जाए तो उनके काफी ज्यादा टॉर्चर किया था ब्रिटिशर्स ने, उनको फांसी की सजा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी वाज द नेम ऑफ? ऑप्शन ए अब्दुल गफर खान, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी अरविंद घोष। फ्रंटियर गांधी का नाम था ऑप्शन ए अब्दुल गफर खान, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो आपका सही आंसर का अब्दुल गफर खान। अब्दुल गफर खान की बात अगर की जाए तो अब्दुल गफर खान भी बिल्कुल आपके मोहनदास करमचंद गांधी की तरह सोच रखते थे, तो वो भी आपके नॉन वायलेंस के तरीके पर चल रहे थे, इसलिए उन्हें फ्रंटियर के गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जालियनवाला बाग मैसेकर डिड ऑकर इन? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1918 या फिर ऑप्शन डी 1919। जालियनवाला बाग नरसंहार में हुआ था, ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी आपका 1916, ऑप्शन सी 1918 या फिर ऑप्शन डी 1919। जो जालियनवाला बाग मैसेकर जानने से पहले आप लोग कुछ फैक्ट जान लीजिए। पहले आया था आपका रावलत एक्ट, जो रावलत एक्ट है उसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था। ये लगा था आपके मार्च 1919 में। रावलत एक्ट को अब ब्लैक एक्ट क्यों बोला जाता था? रावलत एक्ट में ये नियम बना दिया गया था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है, पुलिस ऑफिसर्स जो है, वो कभी भी किसी भी इंडियन को पकड़ सकते हैं या फिर जेल में भर सकते हैं। उसमें ट्रायल में ले जाने के लिए या फिर कोर्ट में ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो जब भी चाहे किसी के घर में सर्च भी कर सकते हैं, कोई भी सर्च वारंट की जरूरत नहीं है। इसी को बोला जाता था ब्लैक एक्ट। इस रावलत एक्ट के खिलाफ पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ था, और पंजाब में आपके दो लीडर्स हैं, एक थे आपके डॉक्टर सतपाल और दूसरे थे आपके सैफुद्दीन। ये दोनों लीडर्स ने आपका प्रोटेस्ट में साथ दिया था, और इनको बिना कारण या फिर बिना कोई वारंट जेल में भर दिया गया था। तो इसलिए आपके पंजाब में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, और वैसा ही एक प्रोटेस्ट हुआ था आपके जालियनवाला बाग में। अगर जालियनवाला बाग का दिन देखा जाए तो फिर जालियनवाला बाग हुआ था आपके 13 अप्रैल 1919 में। तो दिन आपके बैसाखी का था, और जैसा कोई भी फेस्टिवल में होता है, सारी जो मम्मी थी वो अपने बच्चे को लेकर घूमने गई थी, और जितने बूढ़े थे वो बूढ़े बुजुर्ग थे हमारे बुजुर्ग भी वहां पर घूमने गए थे। तो सभी जब निकले थे तो जालियनवाला बाग में सारे बात कर रहे थे कि ये डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किशोर को जो पकड़ के जेल में रखा गया वो बिल्कुल गलत तरीके से रखा गया था। तो अगर आप ये सब बात आपका जालियनवाला बाग में हो रहा था, तो जालियनवाला बाग अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपके छोटे छोटे गेट्स बनाए हैं। डायर नाम के एक बंदे ने, जो वहां पर पंजाब में जनरल था, डायर ने क्या किया था, जितने सोल्जर्स है उनको एक गेट से अंदर आने बोला था, और दूसरे जो गेट से उनपे ताला मार दिया था ताकि कोई निकल ना पाए, और जितने सोल्जर्स थे उन्होंने निहत्ते लोगों पे गोली चला दिया था। यही था आपका जालियनवाला बाग मैसेकर, और ये हुआ था आपके 13 अप्रैल 1919 में। ये होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। नाइटहुड की उपाधि मतलब जो नाम के पहले सर ऐड किया जाता है इसको कहते हैं आपके नाइटहुड की उपाधि। और दूसरा अगर आप मोहनदास करमचंद गांधी का देखें तो मोहनदास करमचंद गांधी को टाइटल मिलने वाला था क्या सर है, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने वो टाइटल लेने से भी मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन? ऑप्शन ए खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन का विफलता के बाद भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन ए खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस या फिर ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप क्रिप्स मिशन फेलियर, क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 का जब टाइम चल रहा था तो उस वक्त आपके सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को ये कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी स्ट्राइक बुलाना चाहते हैं, यही सही समय है, ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा पावर नहीं है, और यही सही समय है ब्रिटिशर्स को अपने पूरे जोर से मारना चाहिए। पर महात्मा गांधी ने इस चीज से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि दुश्मन जब कमजोर है तब उसको मारना बहुत ही गलत चीज है, और ये बिल्कुल ही सही नहीं होगा। तो इसलिए आपके सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता वापस चले गए थे। और कलकत्ता में उन्होंने स्ट्राइक बुलाया था। कलकत्ता में जब उन्होंने स्ट्राइक बुलाया था तब उनको जेल में भर दिया गया था, और जेल में भरने के बाद उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, और हंगर स्ट्राइक करने के बाद उनको अपने घर में बंद करके रखा था। तो उन्होंने वहां से भाग के फिर उन्होंने अपनी आर्मी बनाई INA। अगर यहाँ पर देखा जाए तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो वाइसरॉय थे इंडिया के वो थे आपके लॉर्ड लिंथिंगो। तो लॉर्ड लिंथिंगो जो है उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया सपोर्ट करेगी ब्रिटिशर्स को इन द वर्ल्ड वॉर 2। इससे कांग्रेस काफी गुस्सा हो गई थी कि बिना उनसे पूछे कैसे उन्होंने लॉर्ड लिंथिंगो ने कह दिया कि वो सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था, और जिस दिन कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था उस दिन को मनाया जाता है आपका डे ऑफ डेलिवरेंस। डे ऑफ डेलिवरेंस मतलब अच्छा हुआ कि छुटकारा मिला। इसको दो लोगों ने सेलिब्रेट किया था, एक थे आपके मुस्लिम लीग और दूसरे थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोनों ने सेलिब्रेट किया था डे ऑफ डेलिवरेंस। अब जब कांग्रेस हट गया था तब ब्रिटिशर्स को पता था कि कांग्रेस का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया में, तो इंडियन लीडर्स पे, तो इसलिए वो चाहते थे कि कांग्रेस इस लड़ाई को सपोर्ट करे, और कांग्रेस मतलब पूरे इंडिया इस लड़ाई को सपोर्ट करे। तो इसलिए कांग्रेस को मनाने के लिए उन्होंने लाया था आपका क्रिप्स मिशन, इंडिया में भेजा था आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन है वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने आया था। अब आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो पता ही है, पर डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि जो लैंड है उसका आप रूल बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं, पर जो सिक्योरिटी होता है या फिर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी, वो सब आपके दूसरे कंट्री के पास आता है। इस केस में ब्रिटिशर्स के पास आता है। तो डोमिनियन स्टेटस जब क्रिप्स मिशन इंडिया में देने आया था, तब क्रिप्स मिशन जब डोमिनियन स्टेटस दे रहा था तब मुस्लिम लीग ने इससे मना कर दिया था। मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि उनको इस बात से तो प्रॉब्लम नहीं है कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, पर उनको एक अपना एक अलग देश चाहिए, इंडिया से अलग पाकिस्तान एक अलग कंट्री चाहिए। तो ये चीज से क्रिप्स मिशन ने मना कर दिया था, और क्रिप्स मिशन फिर वापस चली गई थी। इस चीज से आपके मोहनदास करमचंद गांधी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने ये कहा था कि मुस्लिम लीग के साथ उनका जो डिफरेंस है या फिर कांग्रेस का जो डिफरेंस है उनका निजी मामला है, और क्रिप्स मिशन के काम सिर्फ यह था कि इंडिया को आके डोमिनियन स्टेटस देना है और उनको यहाँ से चला जाना है। इसलिए आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने स्टार्ट किया था क्विट इंडिया।
क्विट इंडिया मूवमेंट मोहनदास करमचंद गांधी ने स्टार्ट किया था। अब जब तक मोहनदास करमचंद गांधी ने स्टार्ट किया था, इससे पहले भी उन्होंने दो बड़े बड़े मूवमेंट स्टार्ट किए थे। एक था आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और दूसरा था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात की जाए तो फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट उन्होंने रोक दिया था आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, जहां पर चौरी चौरा गांव में आपका फाइलेंस हुआ था। और सिविल डिसोबीडियंस हो गया था उन्होंने गांधी इरविंग पैक्ट के बाद, जहां पर मोहनदास करमचंद गांधी और उस टाइम के वाइसरॉय इरविंग के बीच पैक्ट साइन हुआ था और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक दिया था। इसलिए जितने इंडियंस थे वो सोचते थे कि अगर गांधी कोई भी कुछ स्टार्ट करेगा उसे बीच में ही रोक देगा जैसे ही उसका मन भर जाएगा। इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी ने यह अनाउंस किया कि वो आपके ब्रिटिशर्स से कोई भी बात नहीं करेंगे और ये मूवमेंट चलता रहेगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था कि डू और डाई, इसका मतलब है करो या फिर मरो। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि ब्रिटिशर्स के साथ अब कोई भी बात नहीं होगा। ये बात सबसे पहले ब्रिटिशर्स को अच्छे तरीके से पता चली तो उन्होंने चलाया था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ये अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन थंडरबोल्ट ये नियम बताया था उन्होंने कि जितने भी लीडर्स है जो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करे उनको उन्होंने जेल में भर दिया था। तो वैसे ही आपके मोहनदास करमचंद गांधी को जेल में उन्होंने भरा था और उनको जेल में भर के रखा गया था आगा खान पैलेस में। यहाँ पर अगर देखा जाए मूवमेंट कौन सा स्टार्ट हुआ था आपके क्विट स्टेशन के बाद, तो स्टार्ट हुआ था आपको क्विट इंडिया। तो फिर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। द नेवल डिफॉल्ट ऑफ 1946 स्टार्टेड इन ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे या फिर ऑप्शन डी कैलकट। 1946 का नौसेना विद्रोह शुरू हुआ, ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे या फिर ऑप्शन डी कैलकट। आपका सही आंसर होगा बॉम्बे। अगर नेवल डिफॉल्ट की बात की जाए तो नेवल डिफॉल्ट का जो सबसे ज्यादा हुआ था, सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था वो कराची, कलकत्ता और आपके मद्रास में सबसे ज्यादा हुआ था। पर ये जो स्टार्ट हुआ था नेवल डिफॉल्ट, ये स्टार्ट हुआ था आपके बॉम्बे में। When was the Indian Independence Act passed? भारत स्वतंत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 3 जून 1947, ऑप्शन सी 16 जुलाई 1947 या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सी 16 जुलाई 1947। तो अगर बात की जाए तो फिर ये सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया था ये आपका 3 जून प्लान लाया गया था, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। इसमें पहले बार ये बताया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग जगह हो जाएंगे और दोनों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। इस बात से आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने आपका अग्री कर दिया था और ये प्लान सक्सेसफुल हो गया था। इसलिए इसको भेजा गया था आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में ताकि ये लॉ पास हो सके। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको प्रेजेंट किया गया आपके 3 जुलाई को। फाइनली ये जो पार्लियामेंट का बिल है ये पास हुआ आपके 16 जुलाई को और आपके 17 जुलाई को इसको रॉयल एसेंट मिला। रॉयल एसेंट मतलब वहाँ के जो शाही खानदान है, रॉयल फैमिली है, उन्होंने इस बिल पे साइन किया था। तो 3 जुलाई को ये प्रेजेंट हुआ था पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 16 जुलाई को पास किया गया था, तो 17 जुलाई को रॉयल जो फैमिली है उन्होंने इस पे साइन किया था। तो यहाँ पर व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 16 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द रेवोल्यूशनरी हु असिस्टेड भगत सिंह टू थ्रो बॉम्ब ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली? ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या फिर ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह का दिल्ली में विधानसभा में बम फेंकने में मदद करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या फिर ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह का रेवोल्यूशन अगर देखा जाए तो भगत सिंह सबसे पहले उन्होंने गोली मारा था सॉन्डर्स को, जॉन सॉन्डर्स, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ब्रिटिश पुलिस ऑफिशियल थे। इनको गोली मारने के बाद आपके भगत सिंह को अंडरग्राउंड होना पड़ा था। भगत सिंह जब अंडरग्राउंड चले गए थे तब ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा टॉर्चर स्टार्ट किया लोगों के ऊपर, ज्यादातर आपके पंजाब के लोगों के ऊपर, और ये बताने लगे कि भगत सिंह सिर्फ एक भगोड़ा है जिसने पुलिस ऑफिसर को मार के भाग गया। अगर वो देश से या देशवासी से सच में प्यार करता तो फिर उनका इतना अत्याचार देख के ऊपर आ जाता या फिर खुद को सरेंडर कर देता। इसलिए भगत सिंह ने ये डिसाइड किया था कि वो खुद को सरेंडर कर देंगे और इसलिए बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बम फेंक दिया था। लेजिस्लेटिव असेंबली में जहाँ पे उन्होंने बम फेंका था वहां पर कोई भी नहीं था, कोई भी बैठा हुआ नहीं था और वो पूरा खाली एरिया था। जब उन्होंने बम फेंका तब दोनों ने भागने की कोशिश नहीं की थी और दोनों चिल्लाने लगे थे, स्लोगन दिए थे इनकलाब जिंदाबाद। जब उन्होंने जेल में पकड़ लिया गया था दोनों को, तब गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो दोनों भटके हुए नौजवान है और इसलिए ये सब काम कर रहे हैं। तो फिर कोर्ट में जब भगत सिंह को ले जाया गया था तब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने ऐसा बम क्यों फेंका था जिससे किसी की मौत ही नहीं हुई। तो उन्होंने ये बोला था कि कभी कभी बहरे लोगों को सुनाने के लिए शोर करना पड़ता है। तो ये बहरे लोग तो आप समझ ही रहे हैं और किसको इशारा कर रहे हैं भगत सिंह। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था आपके कोर्ट में जाके। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने किसके साथ जाके बम फेंका था? तो वो हो गए बटुकेश्वर दत्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच रेवोल्यूशनरीज वर इन्वॉल्व इन द मुजफ्फरपुर मर्डर 1908? ऑप्शन ए बिनोय बोस एंड बादल गुप्ता, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन बी दामोदर एंड बालाकृष्ण चापड़ेकर या फिर ऑप्शन डी प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर मर्डर 1908 में कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? ऑप्शन ए बिनोय बोस एंड बादल गुप्ता, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन डी दामोदर एंड बालकृष्ण चापड़ेकर या फिर ऑप्शन डी प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। यहाँ पर सही आंसर होगा प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। अगर बात किया जाए यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर मर्डर केस हुआ था उसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिलकर
मिलके बम फेंका था आपकी एक कैरेज पे। कैरेज मतलब जो पहले के दिन में एक बॉक्स टाइप होता था जिसको घोड़ा एक दो घोड़े खींच के ले जाते थे, उसी को कैरेज बोला जाता है। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इस कैरेज पे बम फेंका था क्योंकि उनको लगा था कि इस कैरेज में किंग्सफोर्ड है। किंग्सफोर्ड एक कोर्ट का जज था, मैजिस्ट्रेट था, जिन्होंने रेवोल्यूशनरीज जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट दिया था। तो जानबूझ के उन्हें ज्यादा पनिश करते थे ताकि उनको कोई भी देशभक्ति करने का हिम्मत ना करे। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि किंग्सफोर्ड को मारना है, इसलिए उन्होंने कैरेज में बम फेंका था। तो जो बम उन्होंने फेंका था उस टाइम पे जो कैरेज में 2 महिलाएं थी, किंग्सफोर्ड की जगह 2 महिला थी और दोनों महिला मारी गए थे। इसके बाद आपके ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने सर्च काफी ज्यादा स्टार्ट कर दिया था और उसी सर्च के दौरान जो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था। खुदीराम बोस को जब पकड़ लिया गया था तब उनकी उम्र 17 साल थी और उस टाइम पे उनको फांसी नहीं दिया जा सकता था। इसलिए खुदीराम बोस एक बहुत ही ज्यादा डेंजर थे ब्रिटिशर्स के लिए, इसलिए खुदीराम बोस की जो उम्र है उसको बढ़ा के 18 साल बताया गया था ताकि उनको फांसी की सजा दी जा सके। और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी और इसके बाद वो सबसे यंगेस्ट इंडियन बन गए जो फांसी की सजा पे चढ़े थे। क्योंकि इंडिया की रेवोल्यूशन अगर आप देखें तो फिर बहुत यंग सिटीजन थे, पर वो सबसे यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी थे जिन्हें फांसी की सजा मिली थी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। और भी बात कह दूं, यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो काम किया था उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि वो जो 2 निर्दोष महिलाएं मारी गई उनका क्या दोष था, उन्हें बेकार में इस लड़ाई में मरना पड़ा। कोई भी जो आजादी का काम है उसे गर्म दिमाग से नहीं करना चाहिए और जो इन 2 बच्चों ने किया वो गलत चीज है। पर बाल गंगाधर तिलक 2 न्यूज़पेपर चलाते थे। एक था आपका केसरी और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम था मराठा। तो केसरी न्यूज़पेपर ने उन्होंने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की काफी तारीफ की थी और इसके लिए उनको ब्रिटिशर्स ने जेल में भी भरा था। तो अगर बात करें तो दामोदर और बालकृष्ण चापड़ेकर दोनों भाई ने जब आपके प्लेग कमेटी के मेंबर को मारा था तभी उन्होंने केसरी में उनकी तारीफ की थी और उनको आपके छत्रपति शिवाजी से कंपेयर किया था। तो उस टाइम पे भी उनको जेल में भर दिया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम ऑफ द शिप वेयर रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट ओरिजिनेटेड वाज। ऑप्शन ए विक्रांत, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी INS मैसूर या फिर ऑप्शन डी INS विजय। जहाज का नाम जहां रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए विक्रांत, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी INS मैसूर, ऑप्शन डी INS विजय। इसका आंसर तो आप याद रखते बहुत ही आसान है कि पहला रिपोर्ट हुआ था आपकी तलवार में। हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन द अलीपुर बॉम्ब केस। ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी बिपिन चंद्रपाल या फिर ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष की बचाव किसने किया। ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल या फिर ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर होगा आपका चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास की अगर बात की जाए तो चित्तरंजन दास ने एक अपना पार्टी बनाया था स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी के जो लीडर थे उनके साथ थे मोतीलाल नेहरू। ये आपकी कांग्रेस से अलग जाके बनाए थे और जब गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अचानक से रोक दिया था ये चीज बता के कि वो वायलेंट हो गया, इसलिए आपके चित्तरंजन दास ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था आपके मोहनदास करमचंद गांधी को और अपने एक अलग पार्टी बना लिया था स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी तब तक चला था जब तक चित्तरंजन दास जिंदा थे। जैसे चित्तरंजन दास चल बसे थे उसके बाद मोतीलाल नेहरू वापस चले गए थे आपके कांग्रेस में ऐड होने के लिए। चित्तरंजन दास की अगर बात की जाए तो चित्तरंजन दास आपके पॉलिटिकल गुरु थे नेताजी के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मोहनदास करमचंद गांधी का और सुभाष चंद्र बोस का वो बिल्कुल ही अलग था। और सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से हटाने बहुत ही जरूरी था आपका महात्मा गांधी के लिए। ये आप समझ सकते हैं कि जब नेताजी को हटाया गया था ज्यादातर यही बोला जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी की वजह से ही हटा था। पर यहाँ पर जो कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर्स है जो इंडिपेंडेंस के बाद बड़े बड़े सीट्स मिले थे या फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स मिले थे वो सभी इन्वॉल्व थे। जैसे आपका मोहनदास करमचंद गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, ये सभी आपके इन्वॉल्व थे ताकि नेताजी को कांग्रेस से हटाया जा सके। ये कांग्रेस में अगर नेताजी रह जाते तो फिर वो कांग्रेस का पूरा काम करने का तरीका चेंज कर देते। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्टी गेव अ कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन एंड विच डेट वाज चोजन। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 अगस्त 1942, ऑप्शन सी द हिंदू महासभा 3 जून 1946 या फिर ऑप्शन डी इंडियन नेशनल आर्मी 18 अगस्त 1945। इस पार्टी ने डायरेक्ट एक्शन के लिए कॉल किया और किस तारीख को चुना गया। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 अगस्त 1942, ऑप्शन सी द हिंदू महासभा 3 जून 1946 या फिर ऑप्शन डी इंडियन नेशनल आर्मी 18 अगस्त 1945। इसका सही आंसर होगा आपका मुस्लिम लीग। जब आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में डिवीजन चल रहा था तो मुस्लिम लीग हमेशा चाहती थी कि वो पावर में आए। इसके लिए ब्रिटिशर्स मना कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिवीजन नहीं हो सकता, कि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हमेशा इंडिया से फायदा हो, इंडिया से ज्यादा फायदा तभी हो जब इंडिया एक साथ रहता। तो इसलिए ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे इंडिया पाकिस्तान में डिवीजन हो। तो लास्ट में उन्होंने ये मान लिया था और ये बोला था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में वोटिंग करवाते हैं, जो ज्यादा मेजोरिटी पाएगा वही मतलब रूलिंग पार्टी बनेगा इंडिया में। इसके लिए मुस्लिम लीग आपकी एग्री हो गई थी और मुस्लिम लीग ने अपने सपने में ये सोच लिया था कि वो शायद इलेक्शन में जीत जाए, पर वही हुआ था और वो नहीं हुआ था और कांग्रेस जीत गई थी आपके इलेक्शंस में। कांग्रेस जब जीत गई थी आपके इलेक्शन में तब मुस्लिम लीग को पता चल गया था कि मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना चाचा को ये अच्छे से पता चल गया था कि उनका जो दिन का सपना है, जो वो चाहते हैं कि इंडिया में वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और इसलिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के लिए भड़काया लोगों को। डायरेक्ट एक्शन डे में उन्होंने ये कहा था कि एक तो मैं भारत को अलग कर दूंगा या फिर मैं भारत को पूरे तरीके से बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने ये मैसेज भेजा कि अगर हम लोग दूसरे अपना एक मुल्क ना बना पाए पाकिस्तान, तो फिर ये जो भारत के लोग हैं, ये भारत के लोग मुसलमान जो जाते हैं उसको पूरे तरीके से खत्म कर लेंगे। और इसके लिए डायरेक्ट एक्शन करना होगा, यानी हम लोग को खुद से एक्शन करना होगा ताकि हम लोग को एक अलग से कंट्री मिल पाए, जो कि बनेगा आपका पाकिस्तान। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, सी BJ तिलक या फिर ऑप्शन बी VD सावरकर। गदर पार्टी का नेता कौन था। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी BJ तिलक या फिर ऑप्शन डी VD सावरकर। इसका सही आंसर होगा आपका लाला हरदयाल।
अगर फाउंडर की बात की जाए तो फिर फाउंडर थे आपका लाला हरदयाल, और अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए कि प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके सोहन सिंह। गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी बनी थी आपके सैन फ्रांसिस्को में, जो कि ये आपका यूएसए में। गदर पार्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे आपके शहीद उधम सिंह। उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाके आपके डायर को गोली मार दी थी और डायर वहीं पे मरी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो मेरे 50 क्वेश्चन के एमसीक्यू का सीरीज है जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।